आज हम आए हैं गोंडा जिले के उत्तर प्रदेश मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी के कार्यक्रम में, जो डीएम महोदया द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस प्रदर्शनी में हमारे ज़िले से बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है आपके सामने। पुरानी पद्धति का अनाज, पुरानी पद्धति के अनाज में आपका सावा, कोदो, काकुन और ऐसे बहुत से सारे अनाज हैं। तो हमारे किसान अब भूल चुके हैं। जो पुराने किसान थे उनको तो पता था कि हाँ, इसकी खेती कैसे की जाती है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, क्या क्या किस मौसम में लगाया जाता है। लेकिन अब जो हमारे नए किसान, न्यू जनरेशन तैयार हुई है, उनको ये मालूम नहीं है कि हाँ, इसकी खेती कैसे की जाएगी, किस मौसम में तैयार होगा। तो आइए इस बारे में हम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि इंजीनियर सर झा सर हैं। तो आपको बृहद रूप से बताएंगे कि हाँ, इस मिलेट्स की खेती आप कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कौन कौन सी दवाएं इसमें उपयोग की जाती हैं या नहीं उपयोग की जाती हैं, और इसको किस मौसम में उगाया जाता है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा, कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम। और ये जितने भी श्री अन्न की जो प्रकार है, इसकी खेती कृषि विज्ञान केंद्र में कराया जाता है और वैज्ञानिक विधि से खेती कराया जाता है। खास करके किसान जो है इसकी खेती ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उनको उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है और वो परेशान रहते हैं कि इससे उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है। तो वैज्ञानिकों ने खोज एक तरीका निकाला है, और उस विधि से अगर किया जाए तो लागत भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। खास कर देखा गया है कि इन सब जो भी हमारे सीरियन हैं, इनका दाना जो है बहुत महीन होता है और इसकी बीज की मात्रा जो है बहुत ही कम लगता है। एक बीघे में 300-350 ग्राम लगता है, चाहे कुटकी हो, काकुन हो, कोदो हो, जो भी हो। जो महीन होता है सरसों के साइज के आकार का होता है, तो 300 ग्राम बहुत ज़्यादा है। और बाजरा भी जो है, बाजरा, ज्वार, इसके पौधे लंबे होते हैं काफ़ी, और इसको भी दूर दूर ही बोया जाता है। अगर हम छिटकमा विधि से बोएंगे तो इसमें एक समस्या यह आता है कि ये जितने भी प्रकार के हैं, ये घास कुल के हैं। जैसे घास उगता है खेत में, उसी प्रकार से इसका भी नेचर होता है, उसी प्रकार से इसका आकार होता है पौधे का। तो अगर हम छीट के बुआई कर देंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हमारा घास कौन है और हमने कौन सा फसल बोए हैं। तो उस दशा में इस परेशानी से बचने के लिए इसकी बुआई हम लाइन से करें। और लाइन से बुआई खास करके देखा गया है कि जैसे हम मक्का की बुआई करते हैं लाइन से कल्टीवेटर के पीछे, उसी प्रकार से हम कल्टीवेटर से चीरा लगा दें और उसके पीछे हम जो है बीज डालते जाएं और हल्का पाटा लगा दें। चूँकि बीज ज़्यादा गहराई में नहीं बोएं और खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। ज़्यादा गहराई में बुआई करते हैं, जैसे सरसों बोते हैं ऊपर ही ऊपर, या लाही जैसे बोते हैं, उसी प्रकार से इसकी बुआई करें, और तो हमारा जमाव अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार अच्छा होगा। और ज़्यादा और अच्छी तरीक़ा से करना चाहते हैं तो इसके लिए छोटे छोटे यंत्र जो है आजकल वैज्ञानिकों ने शोध करके और तमाम कंपनियां बना रही है, जो कि छोटे छोटे दाने के लिए मल्टी क्रॉप प्लांटर जो है, जो हाथ से चलने वाला होता है, 6 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन के जो है छोटे छोटे यंत्र बनाए हुए हैं। तो उसमें इसको बीज को डाल करके हम लाइन से जो है कम समय में, कम बीज में हम लागत कम करके बुआई कर सकते हैं। इससे भी बुआई किया जा सकता है। जब हम लाइन से बुआई कर देंगे तब हम इसका निराई गुड़ाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर हम डालेंगे तो घास के साथ साथ हमारा ये फसल भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम खरपतवार नाशी इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो हमको निराई ही करना पड़ेगा। तो निराई अगर हम लाइन से जब बुआई कर देते हैं तो निराई करना आसान हो जाता है। तो निराई हम खुरपी से करें, या बहुत ऐसे टूल्स बने हुए हैं, हैंड हो, व्हील हो, इस तरह का बना हुआ है, या कुछ मैकेनिकल वीडर भी बना हुआ है जो पेट्रोल से चालित है, बैटरी से चालित है। उसका भी प्रयोग करके हम निराई गुड़ाई कम समय में, कम लागत में हम कर सकते हैं। तो इसमें यह देखा गया है, जिस प्रकार से गेहूं और धान में हमें लागत अधिक लगता है, पानी ज़्यादा कर देना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, इसमें आपको खाद, केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंचाई बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो मूलतः फसलें हैं जो बरसात के सीज़न में उगाया जाता है, जैसे आपका कोदो है, ज्वार है, और आपका बाजरा है, काकुन है, ये सब हम बरसात के मौसम में करते हैं। और सामा है, बरसात के मौसम में करते हैं। और कुछ इसी में से कुछ ऐसे फसलें हैं जो कि हम गर्मी में भी करते हैं, जैसे सामा भी गर्मी में करते हैं, बाजरा गर्मी में करते हैं।
तो कुछ फसलें हम 2 बार कर सकते हैं और शेष फसलें जो है जितने फसलें हैं उसको हम खरीफ में मूलतः किया जाता है, क्योंकि बरसात का सीजन भी रहता है, पानी हाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पानी नहीं देना पड़ता है। और इसमें हम जो है गोबर की खाद जो हमारे पास उपलब्ध है, जो पशुधन है, जो पशुधन हम जो छोड़ रखे हैं उस पशुधन को हम लोग घर के पास रखें, घर के अंदर रखें और उससे जो भी गोबर या निकलता है, गोमूत्र निकलता है, उसको इकट्ठा करें। वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा फसल जो है बिना खाद का हमारा स्वस्थ अनाज पैदा होगा। और जो बीमारियां लगती है उसके लिए हम निमास्त्र, 10 परनी अर्क ये सब बना करके अगर हम फसल में डालते रहेंगे तो उससे फसल को नाइट्रोजन मिलेगा, वो हरा भरा रहेगा और जो भी कीड़े मकोड़े बीमारियां जो आती है उससे वो बचा रहेगा और स्वस्थ अनाज पैदा होगा। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि से अगर इस श्री अन्न का अगर हम करें तो इससे हम जो है भरपूर पैदा ले सकते हैं और साथ पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ इससे बीज उत्पादन करके जो किसान नहीं जिनको बीज मिलता है उनको भी हम बीज दे करके कम मूल्य में बीज दे करके उनके यहाँ हम पैदावार करा करके और इस प्रकार से श्री अन्न का पैदावार हम दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और आने वाला भारतवर्ष जो है हमारा स्वस्थ मानव, स्वस्थ जलवायु, स्वस्थ तन हो जाएगा और जल का प्रयोग भी हमारा बचेगा। हाँ, अंधाधुंध जो धान की खेती में जल का प्रयोग करते हैं वो हमारा बचेगा और जो मूल्य मिलता है श्री अन्न में वो धान में नहीं मिलेगा। सही है। भले इसका उत्पादन कम हो लेकिन इसका मूल्य चौगुना मिलता है धान के अपेक्षा। तो इसलिए किसान को इसके खेती के प्रति बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे उनको काफ़ी लाभ होगा। अच्छा, इसकी पैदावार प्रति एकड़ कितनी हो जाती होगी सर? इसकी पैदावार प्रति एकड़ वेरी करेगा। अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे तो 2.5 से 3 कुंटल प्रति एकड़ होगा उत्पादन। 2.5 से 3? हाँ, 2.5 से अगर बहुत अच्छा होगा। जी। और नहीं ठीक प्रकार से करेंगे तो 50 से 1 कुंटल तो भी सीमित रह सकता है। लेकिन सभी का जैसे बाजरा का पैदावार तो 3 कुंटल से कम नहीं होगा। बाजरे का रेट मार्केट में क्या चल रहा है इस समय? बाजरा का रेट 50 रुपये किलो है। नियर अबाउट आप मान के चलिए कि हाँ, आपका जो धान का मूल्य है उसी हिसाब से इसका कम भले पैदा होता है लेकिन इसका जो रेट है, जो मूल्य है वो आपको अच्छा दे के जाएगा। हाँ, उससे मतलब धान से, गेहूं से आपको अच्छा मिलेगा जी। और इसको अगर प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके, क्योंकि हमारे जनपद में एपीओ भी चल रहा है और एपीओ को एक काम मिला है कि किसानों का उत्पाद को खरीद करके उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके उसको अगर मार्ट में और ई मार्केटिंग, ई नेम के माध्यम से अगर इसको सप्लाई कराया जाए तो किसानों को बहुत लाभ होगा। और किसान जो 50 रुपये किलो हम बोल रहे हैं तो किसान से 80 रुपया, 90 रुपये के प्रति किलो खरीदा जा सकता है क्योंकि उनको लाभ ज़्यादा होगा। अगर उसकी ब्रांडिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे तो उनको मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा तो किसान को वो लाभ किसान को मिलेगा। जो 50 रुपये किलो बेचते हैं वो 60, 70, 80 रुपये किलो भी बिकना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए इसमें जैसे सरकार का भी कुछ योगदान है, जो कि जो फसलें तैयार होती हैं किसान के पास, मान लीजिए कि हाँ कुछ पैसे नहीं है या कुछ है, तो ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो इसमें सहयोगी हो? सरकार द्वारा कृषि विभाग में इसके लिए जो है प्रदर्शन मिनी किट्स ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और तमाम जो है प्रदर्शनी, गोष्ठी, ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में इसका जो है खेती किया जाता है और किसानों को वहाँ बुला करके प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको दिखाया जाता है और किसान को जागरूक किया जाता है। तो इससे काफ़ी किसानों के अंदर जो जागृति हुआ है और किसान इसके प्रति अग्रसर हो रहे हैं जो विलीन हो चुका था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए आज बहुत बढ़िया डिमांस्ट्रेशन किया इन फसलों का। तो आप लोग भी सर द्वारा बताई गई पद्धति से अगर आप चाहें तो अपनी फसलों को, जो ये दिख रहा है आपके सामने, सामा, कोदो, काकून और ये पुरानी पद्धति की फसलें, इसको आप उगा करके और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और अपनी जो आय का साधन है उस आय के साधन को भी आप इनके माध्यम से बढ़ा सकते हैं और सर के द्वारा जो भी सहयोग होगा वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आप चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं और
सहभागिता आपकी और सहयोग आपका। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए, और चैनल का आभार व्यक्त करता है चैनल हमारा आपके लिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अन्य नए वीडियो में। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।